Good morning everyone. We will continue with the examples of Rolle's theorem. Question number 4 of exercise 2.3 on page 80. If Rolle's theorem holds for the function f of x is given and x is in closed interval 1, 3, value of c is given as 2 plus 1 by root 3, then find the values of p and q. तो रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल है, इसका मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल एंड एंड पॉइंट्स पर वैल्यू इक्वल. तो इतना काम कर लेते हैं. गिवन फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 5 नंबर 1 फॉर x belongs to closed interval 1, 3. डेरिवेटिव भी फाइंड कर ही देते हैं. डिफरेंशिएटिंग 1 with respect to x. So f dash x is equal to 3x square plus 2px plus q. Being polynomial function, it is continuous in closed interval AB. Actually, continuous everywhere. एंड इट इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल रियल नंबर. लेकिन जब हम इंटरवल की बात कर रहे हैं तो ओपन इंटरवल में. बीइंग पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल 1, 3 एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1, 3. ऑलरेडी दिया ही हुआ है. रोल्स थ्योरम होल्ड्स फॉर द फंक्शन. वैल्यू की भी बात कर लेते हैं. एंड एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ 3 एंड पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यूज इक्वल होगी. सिंस रोल्स थ्योरम इज होल्ड, सिंस रोल्स थ्योरम होल्ड्स फॉर एफ ऑफ एक्स. तो अब ये दोनों एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 3 ये फाइंड कर लेते हैं. फंक्शन में एक्स की वैल्यू 1 और एक्स की वैल्यू 3 पुट करके रखो 1. दिस इंप्लाई 1 प्लस पी प्लस क्यू प्लस 5 इक्वल टू 3 रखते हैं. इक्वल टू 3 रखते हैं. 3 3 9, 3 27, 3 3 9, 9p 3q प्लस 5 यूजिंग 1. हमको p और q दो वैल्यू फाइंड करनी है. दो वैल्यू फाइंड करनी है, इसका मतलब p और q में दो इक्वेशंस लगेंगी. तो एक इक्वेशन तो यहाँ से मिल रही है, इसको ठीक कर लो. That is P लेकर जाते उधर 8p प्लस 2q. कांस्टेंट ये 5 के साथ तो 5 कैंसिल हो गया. ये 27 इधर शिफ्ट कर देते तो -26. 1 माइनस 27 दैट इज -26. 2 से डिवाइड कर दो और 4p प्लस q is equal to -13 नंबर 1. ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन इन पी एंड क्यू. रोल्स थ्योरम सेटिस्फाइड था तो कंडीशन जो आगे की होती है वो सेटिस्फाई करेगा. फर्दर बाय रोल्स थ्योरम देयर एग्जिस्ट सी इन ओपन इंटरवल 1, 3 or it is given as, which is given as c equal to 2 plus 1 by root 3. अब देखो ओपन इंटरवल 1, 3 है तो 1 से ग्रेटर 3 से लेस. 2 plus 1 upon root 3 is some decimal number. तो 2 plus some decimal number will be less than 3. तो yes, this value lying between open interval 1, 3.
सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। एफ डैश सी इक्वल टू 0, तो दैट इज वैल्यू पुट करो, एफ डैश सी की वैल्यू पुट करो 2 प्लस 1/√3 इक्वल टू 0। वैल्यू ऑफ सी पुट किए। नाउ एफ डैश एक्स इज नोन, तो एफ डैश 2 प्लस √3 वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो देयरफॉर 2 इम्प्लाई एफ डैश 2 प्लस √3 के 3 इंटू 2 प्लस 1/√3 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पी इंटू 2 प्लस 1/√3 प्लस क्यू इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स का एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करके अब सिंप्लीफिकेशन 3 a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी, तो 4/√3 प्लस बी का स्क्वायर, आगे 2p ब्रैकेट ओपन करते हुए चलते हैं, 4p प्लस 2/√3 प्लस q इक्वल टू 0। इम्प्लाई 12 प्लस 12/√3 प्लस 1 प्लस 4p प्लस 2/√3 प्लस q इक्वल टू 0। इम्प्लाई कलेक्ट करो टर्म्स, 4p प्लस q, अब ये हो गया 12 प्लस 2 14/√3 और है प्लस 12 इक्वल टू 0। नहीं, एक और है ना 13। कैलकुलेशन सब सही हो गया, ये रहेगा फ्रैक्शन बना रहेगा शायद फिर। ये यहाँ कैलकुलेशन में चेक करेक्शन करना होगा, 4p प्लस 2p/√3 2p/√3 तो ये ठीक करना होगा। इट इज p की टर्म है, तो 4 प्लस 2/√3 इंटू p, ये 4p और 2p/√3, q की टर्म सिंगल है और बची हुई टर्म 13 प्लस 12/√3। अब जो 12/√3 है, इट कैन बी रिटन एज 4 टाइम्स 3/√3 इक्वल टू 0। 12 को लिखा वो डिनोमिनेटर फ्री करने के लिए, दैट इज 4 प्लस 2/√3 इंटू p प्लस q प्लस 13 प्लस 4√3 इक्वल टू 0। √3 से एक √3 ऊपर डिवाइड किया है। So now solving equation 1 and 2 for P and Q using Cramer's rule. Solving equations 1 and 2 by Cramer's rule. So it gives P equal to determinant upon determinant, Q equal to determinant upon determinant. क्या होगा, पहले डिनोमिनेटर का डिटर्मिनेंट लिख देते, कोएफिशिएंट से रो तैयार होगी 4 1 P और Q के कोएफिशिएंट से रो तैयार होगी 4 प्लस 2/√3 और Q का कोएफिशिएंट 1। सेम डिटर्मिनेंट वहाँ है, 4 प्लस 2/√3 1 1। जब P की वैल्यू फाइंड करनी हो तो P का जो कॉलम था, P के कोएफिशिएंट से जो कॉलम तैयार हुआ था, उस प्लेस पर राइट हैंड साइड कांस्टेंट रखे जाएंगे। तो ये -13
और वो -13 -4√3 और ये सेकेंड कॉलम एज इट इज। जब Q फाइंड होगा तो Q के कोएफिशिएंट से जो राइट हैंड जो कॉलम तैयार हुआ था वहाँ राइट हैंड साइड कांस्टेंट रखे जाएंगे, -13 -4√3 और ये कॉलम एज इट इज 4 + 2/√3। अब इसको सॉल्व कीजिए। क्रैमर्स रूल से P और Q के डिटर्मिनेंट फॉर्म लिखने के बाद उसको कैलकुलेट कर लीजिए, सब कैलकुलेशंस। यहाँ एलसीएम की और ज़रूरत पड़ेगी। तो वी गेट P = -6 एंड Q = 11। नेक्स्ट इज लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। रोल्स थ्योरम में हम 3 कंडीशंस पढ़ते थे। फंक्शन इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एंड पॉइंट्स इक्वल। तब हमें कुछ सी मिलता था ओपन इंटरवल ए बी पर, वेयर f' = 0। अब हर बार जरूरी नहीं कि जो थर्ड कंडीशन है f of a = f of b वो फुलफिल हो। तो ऐसे समय के लिए ये लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम काम करता है एंड इट सेज देयर एग्जिस्ट वैल्यू c इन ओपन इंटरवल ए बी सच दैट f' = f of b - f of a upon b - a। Two conditions are same, continuity in closed interval a b, differentiability in open interval a b। तो सबसे पहले तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है वो समझते हैं। देखिएगा अब f of a और f of b की बात इक्वल ऐसी नहीं हो रही है, तो ग्राफ जो है वो ऐसे कम ज़्यादा हो सकते हैं। मतलब वैल्यू ऑफ f of a और वैल्यू ऑफ f of b अलग अलग ली जा सकती है। से दिस इज b, हियर इज a। तो ये जो पार्ट है दिस मच इज f of a और ये पूरा जो डॉटेड पोर्शन है दिस इज f of b। अच्छा ये ग्राफ ऐसा भी हो सकता है f of a और f of b अलग अलग है, ठीक। ये ग्राफ ऐसा भी हो सकता है f of a और f of b। ये इस तरह के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हमने रोल्स थ्योरम पढ़ते समय पढ़े थे। अब जरा यहां पर ग्राफ का जो कंसेप्ट है वो अप्लाई करते हैं। ये पॉइंट A है, मतलब x डिस्टेंस इज A और ये जो हाइट दिख रही है वो f of A है। ये पॉइंट को कैपिटल A और ये पॉइंट को कैपिटल B नाम दे दें तो A के कोऑर्डिनेट्स लिखे जा सकते हैं। A के कोऑर्डिनेट्स बोलिए, A के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बता सकते हो? x कोऑर्डिनेट इज A और y कोऑर्डिनेट इज A के कर्व पर जो पॉइंट है f of A। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट हो गए। ये स्मॉल a का हुआ जो तुम बोल रहे हो a, 0, ये इसका हुआ, हमको इसका कोऑर्डिनेट चाहिए। तो x डिस्टेंस इज A और y डिस्टेंस इज f of A। इसी तरह से पॉइंट B के कोऑर्डिनेट, अब तो बता सकते हैं जब A का कोऑर्डिनेट आपके सामने है तो B के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं। B के कोऑर्डिनेट्स विल बी B f of B। ये हो गया कोऑर्डिनेट्स ऑफ B। अब ये दोनों को हम ज्वाइन कर देते, तो सेगमेंट ए बी इसका स्लोप फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास पॉइंट है x1 y1 x2 y2। तो स्लोप ऑफ सेगमेंट ए बी
इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है स्लोप का y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहां हो गया f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। तो जब ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया तो जो सेगमेंट तैयार हुई उसका स्लोप है, यानी जो स्टेटमेंट में हमको पार्ट दिख रहा है f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a, इट इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 points on the curve corresponding to interval AB, end points of interval AB। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड में पार्ट है वो कहां से आएगा, ये देखिए। ये जो कर्व है, ये कर्व पर इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, इसकी पैरेलल लाइन। AB की पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन जहां पर है, जहां टच हो रही है, इसका स्लोप है f डैश c। डेरिवेटिव रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट, गिवन पॉइंट। और ये जो c है, ये c होगा यहां इन ओपन इंटरवल AB। तो देयर एग्जिस्ट पॉइंट c इन ओपन इंटरवल AB for which tangent at C have slope f dash c and two parallel lines के slope equal होते हैं। तो therefore f dash c is equal to slope of segment AB। Parallel lines there exist C in open interval AB such that f dash c is equal to f of b minus f of a upon b minus a। तो दिस इज ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन और ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। geometrically significance there exists a tangent, वर्ड्स में लिख देते हैं, there exists a tangent, there exists at least one tangent parallel to the segment joining points corresponding to A and B on the curve। There exists at least one tangent parallel to the segment joining points corresponding to end points of interval, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं parallel to chord AB और parallel to chord AB। दूसरी लैंग्वेज में भी लिख देते हैं parallel to the chord AB from figure। ये इतना सब का मीनिंग chord AB as shown in figure, as in figure। One example of Lagrange's mean value theorem, पेज नंबर 80, एक्सरसाइज 2.3, क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड। फंक्शन इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल वेयर x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -11/7 and 13/7। वी हैव टू वेरीफाई Lagrange's mean value theorem। So first differentiate function। So f dash x is equal to 2x square minus 3। क्लियरली पॉलिनोमियल फंक्शन होने की वजह से फंक्शन इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल।
being polynomial function f of x is being polynomial function f of x is continuous on closed interval minus 11 by 7, 13 by 7 and differentiable on open interval minus 11 by 7, 13 by 7. ये दोनों को पॉइंट्स मेंशन कर दो, ए और बी. डिनोट a इक्वल टू माइनस 11 बाय 7 और b इक्वल टू 13 बाय 7. देन बाय लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो देन बाय लैग्रेंजेस और एज लैग्रेंजेस इक्वेशंस कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, एज लैग्रेंजेस conditions are satisfied, therefore by Lagrange's mean value theorem there exists at least one C belongs to open interval ए बी. हमने ए और बी मेंशन कर दिया उनको, सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए. अब ये सारी वैल्यूज हमको फाइंड करनी है और यहां पर रखकर हम फाइंड करेंगे व्हाट इज सी. इसको कुछ नंबर दे दो. चलिए, तो पहले एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी ये तो फाइंड कर लेते हैं. यहाँ से एफ डैश सी यहाँ से आ जाएगा. एक एक करके सब फाइंड करते हैं. नंबर 1 एफ ऑफ ए इक्वल टू, रखो ए की वैल्यू माइनस 11 बाय 7 का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स, ऐसा ही बोल दो ना. नंबर 1 इक्वेशन 1 इम्प्लाई एफ ऑफ ए माइनस 11 बाय 7 का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स माइनस 11 बाय 7 माइनस 1. कैलकुलेट करेंगे. माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया 121 बाय 49 माइनस माइनस प्लस 33 बाय 7 माइनस 1. ठीक है. एलसीएम, इसका एलसीएम 49 और 7 का एलसीएम. इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, बड़े हो जाएंगे नंबर. डिवाइड होगा क्या? डिवाइड नहीं होगा, करना ही पड़ेगा एलसीएम. 121 प्लस 7 से डिवाइड किया, 49 में 7 आया, 7 से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं. टू 7 से मल्टीप्लाई किया इसमें, तो दिस इज इक्वल माइनस 1, दिस इज 253 अपॉन 49 माइनस 1. अब 49 के साथ वर्क करना पड़ेगा. 352 माइनस 49 विच इज इक्वल टू 303 बाय 49. एफ ऑफ ए हो गया. एफ ऑफ ए के बाद में एफ ऑफ बी, 1 में बी की वैल्यू 13 बाय 7 पुट करके सेम पैटर्न से कैलकुलेट कर लेंगे. ये वैल्यू आ गई माइनस 153 अपॉन 49. अब ये तो सब है हमारे पास, एफ डैश सी देखना है. एफ डैश हम ये एफ ऑफ ए यहाँ लिखकर फिर यहाँ पर बाकी का काम करते हैं. सो डेरिवेटिव क्या था? क्वेश्चन नंबर इक्वेशन 2 इम्प्लाई
टू इम्प्लाई एफ डैश एक्स था वो, तो एफ डैश सी उसका डेरिवेटिव 2x माइनस 3 था, तो x की जगह c रख दो, तो 2c माइनस 3 हो जाएगा एफ डैश सी। अब ये सब वैल्यू एफ डैश सी, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी स्टार में पुट कर देते हैं। पुटिंग वैल्यूज इन स्टार वी गेट एफ डैश सी इज 2c माइनस 3, एफ ऑफ बी माइनस 153 अपॉन 49 माइनस एफ ऑफ ए 303 अपॉन 49 अपॉन बी माइनस ए, बी था 13/7 माइनस ए था माइनस 11/7 माइनस 11/7। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो इट इज इक्वल टू 49 एलसीएम, ऊपर ऐड हो जाएंगी माइनस माइनस की क्वांटिटी, तो माइनस 336 5 और ये 4 डिनोमिनेटर में, ये डिनोमिनेटर बना दिया, माइनस माइनस प्लस, अगेन एलसीएम इज 7, 13 प्लस 11 तो 4 2 24। ठीक है, सिंप्लीफाई करते समय माइनस 456 अपॉन 49 इंटू 7/24 हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो गया, 7 1 जा 7 7 जा। अब 24 से डिवाइड होता है क्या ये? थोड़ा थोड़ा रिड्यूस करो उसको, ट्वेल्व से होता है, 12 2 जा 12 से माइनस 12 3 जा 36 बचा 9, $96 80 माइनस 38, तो ये हो गया माइनस 38 अपॉन 7 इंटू 2, फिर से 2 से चले जाता डिवीजन, ये बन गया माइनस 19 अपॉन 7। तो देयरफॉर 2c माइनस 3 इक्वल टू माइनस 19/7, भेजो उधर कांस्टेंट टर्म को, 2c इक्वल टू माइनस 19/7 प्लस 3, इसको सॉल्व करो, एलसीएम 7 माइनस 19 प्लस, तो ये हो गया कितना 2/7, 2c इज इक्वल टू 2/7, तो देयरफॉर c इज इक्वल टू 1/7। अच्छा, अब ये वेरीफाई की बात की थी, अभी आंसर नहीं बोलेंगे ना, वेरीफाई की बात थी। अभी जो 1/7 है, ये 1/7 नंबर लाइन पर देखो, नंबर लाइन यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, माइनस 11/7 और ये 13/7, तो इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो आ जाएगा कहीं, यहाँ कहीं 0 होगा, यहाँ कहीं 0 होगा और फिर ये 1/7, तो यस दिस पॉइंट बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस 11/7 13/7, हेंस Lagrange's mean value theorem is verified. 6 नहीं आ सकता था आंसर उसका। तो रिमेनिंग प्रॉब्लम लैग्रेंजेस थ्योरम की आप सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पर हम रुकते हैं। बाय बाय, जय गणित।